बच्चों, मैंने आपकी क्लास के अंदर जो चैप्टर 3 है वो स्टार्ट कर रखा है। जो चैप्टर 3 है उसके अंदर हम लोग शुक्र जनन की जो क्रिया है उसका अध्ययन कर चुके हैं। यानी उस क्रिया के अंदर हम लोगों ने शुक्राणु पूर्व का निर्माण किया और शुक्राणु पूर्व से एक परिपक्व शुक्राणु का निर्माण होता है और वो परिपक्व जो शुक्राणु है वो शुक्र जनक नलिका से बाहर निकलते हैं, है ना। शुक्र जनक नलिका से बाहर, शुक्र जनन नलिका से बाहर निकलते हैं और शुक्र जनन नलिका से शुक्राणुओं के बाहर निकलने की क्रिया स्पर्मिएशन कहलाती है। मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ बच्चों, यहाँ पे दो शब्द होते हैं, एक इंसेमिनेशन और होता है। हकीकत में उसको वीर्य सेचन बोलते हैं, लेकिन हिंदी में स्पर्मिएशन को भी क्या कह देते हैं, वीर्य सेचन कह देते हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखना कि शुक्र परिपक्व शुक्राणु का निकलना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। ये शब्द आप ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है। तो स्पर्मिएशन हो गया। अब शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, ये शुक्राणु का निर्माण हार्मोन के द्वारा नियंत्रित रहता है। किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा नियंत्रित रहता है। देखो 11वीं क्लास में आपने शायद ये टॉपिक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता बेटा, क्योंकि लॉकडाउन था, आधा सिलेबस हुआ था, आधा हुआ भी नहीं था। लेकिन आपको ये जरूर पता है कि कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। वो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है, विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है और यही वो हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। तो वो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, उनके जो हार्मोन हैं वो हार्मोन ही शुक्र जनन क्रिया को प्रभावित करते हैं, शुक्र जनन क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, शुक्र जनन क्रिया पर हार्मोन्स का नियंत्रण बताइए। तो हार्मोन्स के नियंत्रण की अपन यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं। हार्मोन्स का क्या नियंत्रण है? तो हार्मोन के नियंत्रण में देखो, सबसे पहले हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है, ब्रेन का भाग है। जो मस्तिष्क है उसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है उसके फिर 3 भाग होते हैं, आपको याद होगा तो, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो किसकी बात हो रही है? हाइपोथैलेमस की, यानी किसका भाग है? मस्तिष्क का भाग है। जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन स्रावित करता है और ये हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। और पीयूष ग्रंथि फिर कुछ हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन्स होते हैं वो अन्य अंतःस्रावित ग्रंथियों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अंतःस्रावित ग्रंथि का मतलब ये होता है, सुनो, अंतःस्रावित ग्रंथि का मतलब कि ग्रंथियां जो भी रासायनिक प्रोटीन के बने हुए पदार्थ स्रावित करती है, उन पदार्थ को रुधिर में छोड़ा जाता है और रुधिर के द्वारा वो पदार्थ अपने उद्देश्यपूर्ण स्थान तक जाते हैं। तो वो ग्रंथियां अंतःस्रावित ग्रंथियां करें, यानी अपने स्राव को सीधे किसमें छोड़े? रुधिर में छोड़े। तो हाइपोथैलेमस किस पर नियंत्रण करता है? पीयूष ग्रंथि पे नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन है गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। ये किसका हार्मोन है? हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यही नाम याद रखना पड़ेगा। रिलीजिंग को आप स्रावी जरूर कह सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कह सकते। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्या नाम है इसका? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
हार्मोन, ये हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने स्रावित किया। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पास आता है और पीयूष ग्रंथि में अग्रभाग को, पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग है उस भाग को क्या करता है, सक्रिय करता है। और पीयूष ग्रंथि का जो अग्रभाग है वो अपने हार्मोन स्रावित करता है। अब देखो गोनेडोट्रोपिन नाम से आया है तो पीयूष ग्रंथि का भी कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होगा, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होगा। तो देखो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस का। ये हार्मोन कहाँ तक पहुंचा, रुधिर के माध्यम से। या फिर देखो एक और बता दूं, यहाँ ये हाइपोथैलेमस है और हाइपो जो थैलेमस है ना उसी से क्या लगी हुई है, उसी से क्या लगी हुई होती है, मटर के आकार की पीयूष ग्रंथि लगी हुई है। पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग और पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग, और ये जो अग्रभाग है ये 6 हार्मोन स्रावित करता है। वो जो 6 हार्मोन है उसमें से एक हार्मोन का नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। हाइपोथैलेमस के अलग अलग हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अलग अलग हार्मोन को स्रावित करवाते हैं। तो हाइपोथैलेमस का गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को स्रावित करवाता है। पीयूष, ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है ये 2 प्रकार के हैं। एक हार्मोन का नाम है लुटिनाइजिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, और एक हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पुट्टकीय, फॉलिकल का मतलब होता है पुट्टकीय, लेकिन आप सीधी सी बात है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही बोलना। फॉलिकल यानी पुट्टकीय स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कितने हार्मोन है, दोनों नाम याद करो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टकीय उद्दीपक हार्मोन। हिंदी लिखो, कुछ बच्चे हैं जो हिंदी की डिमांड करते हैं ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, पुट्टकीय उद्दीपक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हो गया क्या यहाँ तक? चलो एक बार देख लो फटाफट। अब सुनो इनके क्या क्या काम है। ये पीयूष ग्रंथि, अब ये हार्मोन कहाँ आएंगे, ये तो पीयूष ग्रंथि में ना, अभी तक तो पीयूष ग्रंथि में है। इन हार्मोन को रुधिर में छोड़ा जाएगा और ये हार्मोन रुधिर के माध्यम से वृषण में आएंगे। रुधिर के माध्यम से कहाँ जाएंगे, वृषण में आएंगे। और ये हार्मोन वृषण की लेडिंग कोशिका, लेडिंग जो कोशिका है उसको उद्दीपित करेंगे। उसको लेडिंग कोशिका को कहेंगे, जोर देंगे लेडिंग कोशिका पे कि तू क्या स्रावित कर, तू वृषण के हार्मोन स्रावित कर। ये वृषण के हार्मोन स्रावित करते, इसमें एक का नाम एंड्रोजन हार्मोन है, एक का नाम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो यहाँ पर जो एंड्रोजन हार्मोन है, ये एंड्रोजन हार्मोन शुक्र जनन नलिका की शुक्र जनन कोशिका को सक्रिय करता है। शुक्र जनन कोशिका को सक्रिय करेगा और शुक्र जनन कोशिका फिर शुक्राणु का निर्माण करेगी। शुक्र जनन कोशिका फिर शुक्राणु का क्या करेगी, निर्माण करेगी। आई होप बात समझ में आई होगी। देखो वो हार्मोन नियंत्रण पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस का गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। अगर पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को स्रावित करता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो ये 2 है, एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन। ये हार्मोन रुधिर के माध्यम से
वृषण तक पहुंचेंगे। एलएच जो हार्मोन है वो लेडिंग कोशिका को प्रेरित करके एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करवाएगा। एंड्रोजन हार्मोन जो है वो शुक्र जनन कोशिका में शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक है, अरे ठीक है क्या। फिर उसके बाद में एक ये भी तो पहुंचा है वृषण में, एफएसएच हार्मोन। तो जो ये पुटकीय उद्दीपक जो हार्मोन है, पुटकीय उद्दीपक हार्मोन जो है ये सर्टोली कोशिका को सक्रिय करता है। सर्टोली कोशिका पर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, और जो सर्टोली कोशिका का विकास होगा। सर्टोली जो कोशिका है शुक्र जनन कोशिका को पोषण प्रदान करवाती है, शुक्राणु की सुरक्षा प्रदान करवाती है, और साथ ही साथ में क्या, इनहिबिन, याद है क्या, इनहिबिन स्रावित करती है प्रोटीन जो इस क्रिया को नियंत्रित करता है। अब सुनो मेरी बात, परीक्षा में ये चार्ट तो पूछा जाएगा केवल, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस चार्ट का। अब और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, सुनो। पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन है जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है, जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया को तो किसका पूछा है, पीयूष ग्रंथि का पूछा है ना। तो पीयूष ग्रंथि का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन शुक्राणु क्रिया को बनाता है। सर्टोली सेल्स को कौन करता है, एफएसएच है, वो सर्टोली सेल को करता है। बस अगर पूछ ले कि वृषण का कौन सा हार्मोन है जो शुक्र जनन की क्रिया को प्रभावित करता है, तो एंड्रोजन करता है। पीयूष ग्रंथि का पूछे तो एलएच करता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था हार्मोन से संबंधित। शायद आप सभी लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी। कहाँ से स्रावित हुए थे, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हुए थे, रुधिर के माध्यम से वृषण में पहुंच जाते हैं। वृषण की संरचना हमने पढ़ी थी, वहाँ लेडिंग कोशिका भी है और वहाँ सर्टोली कोशिका भी है, बात की थी ना इन सभी की। तो अगर जिन बच्चों ने पीछे वाली क्लास पढ़ी है तो उनके तो इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि शुक्र जनन कोशिका कौन सी होती है ना, जिसको अपन स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। देखो उनके तो कोई समस्या आने वाली है नहीं, उनको ये भी पता है सर्टोली सेल कहाँ होती है, इनका क्या कार्य होता है। और जो बच्चे आज ही सीधी क्लास देख रहे हैं उनके तो गप्पा गोल है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, सीधी सी बात है। फिर तो चाहे टीचर हिंदी में बोल दे चाहे इंग्लिश में बोल दे, सफाया मिलेगा। पीछे से जो पढ़ के आ रहे हैं उनके सभी ये बात क्लियर है, आई होप मैं ऐसा मानती हूँ। तो चलो बच्चों, अभी अपन नेक्स्ट कौन सी क्लास करेंगे, शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे। एक बार तुम लोग ये सारी चीजें पढ़ लो, मैं बोर्ड के आगे से हट चुकी हूँ, बिल्कुल क्लियर। चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट कर लो ये चीजें एक बार। हो गई क्या बच्चों, हो गई ना, हो गई ना। चले आगे क्या करेंगे, आगे हमारा रहेगा शुक्राणु की संरचना, स्पर्मिएशन। यही शब्द ध्यान में रखना है कि शुक्राणु का त्याग क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। जब शुक्राणु परिपक्व होकर के कहाँ पहुँचे, वृषण जाल में पहुँचे। वृषण जाल से कहाँ पहुँचे, अपवाहिनी में पहुँचे। अपवाही से कहाँ पहुँचे, अधिवृषण में पहुँचे। तो जो वृषण जाल में आए उस समय उनकी संरचना कैसी थी वो हमें देखनी है। तो देखो हम बात करते हैं शुक्राणु की संरचना, परीक्षा में पूछी जाती है भाई शुक्राणु की संरचना। तो देखो संरचना जो है, सबसे पहले अपन ये कहेंगे ये जो शुक्राणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय है। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, अगुणित होते हैं, अगुणित है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं और चलायमान होते हैं।
चलायमान होते हैं। जो अगुणित है, अगुणित का मतलब ये है या तो गुणसूत्र ये वाली अवस्था में है 22 प्लस एक्स में, या 22 प्लस वाई में गुणसूत्र है, क्योंकि नर 44 प्लस एक्स वाई ही तो होते हैं 46 गुणसूत्र। 44 प्लस एक्स वाई यही तो नर है, तो इसके आधे या तो 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई होते हैं। जो शुक्राणु है उसका शरीर 3 भागों में बटा हुआ है। शीर्ष भाग यानी सिर भाग, दूसरा है मध्य भाग, मध्य भाग, और तीसरा है पूंछ भाग। ये 3 भागों में विभाजित होती है एक शुक्राणु की संरचना। तो हम बनाए शुक्राणु की संरचना। चलो बनानी शुरू करते हैं शुक्राणु की संरचना। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि शुक्राणु का जो सिर भाग है उस सिर भाग में तर्कु के आकार का केंद्रक है। तर्कु के आकार का क्या होता है, इसमें केंद्रक होता है। ये लो, ये तर्कु के आकार का क्या हो गया, केंद्र। सुंदर नहीं बना, रुको ऊपर, सुंदर नहीं बना, आगे आगे क्या। चलो साइड में होके ही बनाती हूँ, जैसा बनेगा वैसा बन जाएगा, वरना तुम लोगों को दिखेगा भी नहीं। ऐसे तो समझदार बच्चे हो तुम लोग, बना लोगे, फिर भी देख लो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होगा, इसमें गुणसूत्र होंगे, आनुवांशिक पदार्थ यानी गुणसूत्र होंगे। और वो गुणसूत्र क्या है, कहाँ गए, ये रहे, 22 प्लस एक्स है या फिर 22 प्लस वाई, इसमें से एक, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ये कहेंगे कि ये जो है इसके चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। इसके चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित है, यानी इसके पूरे शरीर पर ही होती है प्लाज्मा झिल्ली। मानो तो सभी भाग पर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है ना, लेकिन अभी अपन किस पे बना रहे हैं, अभी अपन इसका सिर भाग बना रहे हैं ना, इसीलिए ये लीजिए, ये प्लाज्मा झिल्ली है। ये लीजिए, बना दी प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद में अपन कहेंगे कि इसका जो सिर भाग है उस सिर भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, सुनो मेरी बात। ये जो टोपी नुमा जो संरचना पाई जाती है, इस टोपी नुमा संरचना को क्या कहते हैं, अगर पिंडक कहते हैं या एक्रोसोम कहते हैं, तो मैं यह शब्द एक्रोसोम ही लिखूंगी भाई, इसे एक्रोसोम कहते हैं। ये लो, इसका जो शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग है, इसमें एक केंद्रक होता है। केंद्रक में गुणसूत्र अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। इसका जो सिर भाग है उस पे एक टोपी नुमा संरचना होती है, उस टोपी नुमा संरचना को एक्रोसोम कहते हैं। ये जो एक्रोसोम है इसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। जब शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु बनता है, जब शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु बनता है, उस समय गोल्जी काय से एक्रोसोम का निर्माण होता है। ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम में अम्लीय प्रकृति का एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन पाया जाता है। अम्लीय प्रकृति का एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन पाया जाता है, जो शुक्राणु के सिर भाग को अंडाणु से चिपकाने का कार्य करता है। जो शुक्राणु के शीर्ष भाग को किससे चिपकाता है, अंडाणु से चिपकाता है। इसी एक्रोसोम के अंदर लाइजीन एंजाइम पाए जाते हैं।
इन लाइजीन एंजाइम में एक का नाम है हाइलोयूरिडीनेज और एक होता है केटेफिन। ये दो एंजाइम पाए जाते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु की दोनों झिल्लियों को तोड़ने का काम करता है। जो अंडाणु है उस अंडाणु में दो झिल्ली पाई जाती है। बाह्य झिल्ली को कोरोना रेडिएटा कहते हैं और आंतरिक झिल्ली को जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को तोड़ने का काम किसका है? हाइलोयूरिडीनेज एंजाइम का है। जब ये दोनों भित्तियां टूट जाती है तो जो केंद्रक है किस में प्रवेश कर जाता है? अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। नर का केंद्रक और मादा के केंद्रक का संलयन होता है, युग्मनज बन जाता है। ये बात पता है ना? तो देखो इसका जो सिर भाग है उसमें केंद्रक है, टोपीनुमा संरचना, एक्रोसोम है। एक्रोसोम में अम्लीय प्रकृति के एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन है जो शुक्राणु को किससे जुड़ाएंगे? अंडाणु से जुड़ाने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद में हाइलोयूरिडीनेज और केटेफिन एंजाइम के द्वारा ओवम की दोनों भित्तियों को तोड़ दिया जाता है और ये क्रिया निषेचन में सहायता करती है। अब एक्रोसोम का निर्माण कौन कर रही थी? गोल्जी काई कर रही थी। कब? जब स्पर्मेटिड से शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु बनते हैं। अब मेरा प्रश्न सुनो यहाँ पर कि मान लो शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु बनते समय अगर गोल्जी बॉडी नष्ट हो जाए तो क्या होगा? आराम से उत्तर दे दो। एक्रोसोम का निर्माण नहीं होगा। जब एक्रोसोम का निर्माण नहीं होगा तो एंजाइम हाइलोयूरिडीनेज और केटेफिन एंजाइम्स नहीं बनेंगे और एंजाइम नहीं बनने पर निषेचन की क्रिया फेल हो जाएगी। निषेचन की क्रिया नहीं होगी। क्यों? निषेचन तो तब होगा ना जब ये दोनों दीवारें टूटेगी। जब ये दोनों दीवारें टूटेगी तभी तो एक केंद्रक अंदर जाएगा और जब दीवार ही नहीं टूटी तो केंद्रक कहाँ जाएगा? तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, उसके बाद में अपन ये कहेंगे कि अगला एक छोटा सा भाग है जिसे गर्दन गिरवा कहते हैं और जो गिरवा है वो आगे जाकर के एक मध्य भाग में खुलती है। देखो मध्य भाग में थोड़ा सा चौड़ा बना रही हूं एक बार। ये हो गया मध्य भाग, ठीक है। जो मध्य भाग है इस भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित होते हैं। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित होते हैं। तो आप कितने भी बना दो माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये फित्ते नुमा संरचना बनाते, एक दूसरे से जुड़ करके फित्ते नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। एक फित्ते नुमा संरचना का, तो माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में व्यवस्थित होकर के एक फित्ते नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। ये जो फित्ते नुमा जो संरचना बनी है, ये जो फित्ते नुमा जो संरचना जो बनेगी, इस फित्ते नुमा संरचना को नेरेनबर्ग कहते हैं, नेरेनब्रन कहते हैं। यानी मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया एक फित्ते नुमा संरचना का निर्माण करता है। ये जो फित्ते नुमा संरचना उसको नेबेनकरण कहते हैं। अब पूछ ले नेबेनकरण क्या है? तो शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित होकर के एक फित्ते के नुमा संरचना बनाते हैं जिसे नेरेनकरण कहते हैं। और परिधि की तरफ इनकी जो व्यवस्था है उसे मेनचेट कहते हैं। परिधि की तरफ जो व्यवस्था उसको मेनचेट कहा जाता है। अंतिम जो भाग, फिर उसके बाद में अपन कह देंगे
एक, ठीक है, इस प्रकार से आप टिक कर देना। अब सुनो, फिर उसके बाद में अपन कहेंगे कि जो प्लाज्मा जो झिल्ली है आगे जाकर के एक पतली धागेनुमा संरचना का निर्माण होता है। ये पतली जो धागेनुमा संरचना बनती है इसे पूछ भाग कहते हैं, इसे पूछ भाग कहा जाता है। जो पूछ भाग है उसके बाहर की तरफ प्रोटोप्लाज्मिक परत पाई जाती है। बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? प्रोटोप्लाज्मिक परत पाई जाती है, ठीक है, बाहर की तरफ प्रोटोप्लाज्मिक परत होती है। तो अंदर वाली जो धागेनुमा संरचना है उस अंदर वाली धागेनुमा संरचना को क्या कहते हैं? एक्सोनीम कहते हैं। धागे दिखाई दे रहा है क्या सबको? दिखाई दे रहा है कि एक्सोनीम कहते हैं। एक्सोनीम जो है वो दूरस्थ तारक काय की बनी है। किसकी बनी है? दूरस्थ तारक काय की बनी है। और बाहर की तरफ जो झिल्ली है इस झिल्ली को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, प्रोटोप्लाज्मिक द्रव्य परत कहते, प्रोटोप्लाज्मिक द्रव्य परत कहा जाता है। जो पूछ भाग है, इस पूछ भाग है ये शुक्राणुओं के गमन में सहायता करती है, शुक्राणु के गमन में सहायता करती है, जिससे शुक्राणु जो है, जिससे शुक्राणु वीर्य के अंदर वीर्य तरल पदार्थ में तैरते रहते हैं। और वीर्य तरल पदार्थ में शुक्राणु को तैरने में सहायता कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। तैरने में सहायता माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है वो पूछ को एटीपी प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि वो अच्छे से तैर सके। जब पूछ, तो तैरने में सहायता कौन करती है? पूछ। और ऊर्जा कौन प्रदान करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करवाता है। देख लो फटाफट, एक बार जल्दी से देख लो, ठीक है। इसका अंतिम भाग एंडीपस कहलाता है। एंडीपस याद रहे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। एंडीपस वगैरह याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं करते इन चीज़ों के। तो देखो, फिर उसके बाद में अपन ये कहेंगे कि मध्य भाग और पूछ भाग पर एक रिंग पाई जाती, एक वल्ले पाई जाती है। इसे जेहन्सन वल्ले कहते हैं। जेहन्सन वल्ले कहते हैं। क्या नाम है इस वल्ले का? जेहन्सन वल्ले कहते हैं। छोरी जेहन्सन लिख दिया था, जेहन्सन वल्ले कहते हैं। यह वल्ले माइटोकॉन्ड्रिया को पूछ भाग में आने से रोकते हैं। जेहन्सन वल्ले माइटोकॉन्ड्रिया को पूछ भाग में आने से रोकते हैं। जो ये पूछ भाग है ये दूरस्थ तारक केंद्रक से बने। देखो, एक कोशिकांग है तारक काय, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जो तारक काय होता है ना, उसके अंदर दो तारक केंद्रक होते हैं। एक तारक केंद्रक के बिल्कुल पीछे चला जाता है, जस्ट पीछे, जिसे समीपस्थ तारक केंद्रक कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करेगा। एक होता है दूरस्थ तारक केंद्रक, जो किसका निर्माण करता है? पूछ भाग का निर्माण करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। अब दूरस्थ तारक केंद्रक है तो तारक केंद्रक के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? सूक्ष्म नलिकाएं। और ये सूक्ष्म जो नलिकाएं हैं ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनती है। तो आपसे पूछ ले कि पूछ भाग में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था क्या है? तो 9+2 पक्षमाप के जैसे। पक्षमाप भी हिलने का काम करते हैं, तो ये भी हिलने का काम करते, तो पक्षमाप के जैसी व्यवस्था है 9+2 की। तो ये भी पूछ लिया जाता है।
हालांकि जो तारक काय है उसमें 9+0 की व्यवस्था होती है, बीच में नहीं होती, 9+0 मान के चलते, लेकिन पूंछ की जब भी बात आ जाए शुक्राणु में, पूंछ की तारक काय की व्यवस्था क्या है, तो 9+2 कसाब के समान व्यवस्था है। ये लो शुक्राणु की संरचना। अब ये जो शुक्राणु है वो एक बार में लगभग 200 से 300 मिलियन त्यागे जाते हैं, करोड़ों की संख्या में त्यागे जाते हैं, जिनमें से 60% समान आकार के होते हैं और 40% बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान में रखोगे कि कितने त्यागे जाते हैं, 200 से 300 मिलियन, कहीं आपको 400 करोड़ में मिल जाए, कहीं 300 करोड़ में, पर अपन 200 से 300 करोड़ मान के चलते हैं। जिन इनमें से 60% तो सामान्य है, उनका गमन भी सामान्य है, सामान्य क्रियाएं प्रदर्शित करेंगे यानी क्रियाशील है, और 40% बहुत जल्दी फास्टली से गमन करते हैं। तो ओके बच्चों, हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आपके इसकी संरचना समझ में आ गई होगी सभी बच्चों के, है ना। आपसे पूछ ले कि समीपस्थ तारकाय का क्या नाम है, तो समीपस्थ तारकाय भी अभी इसमें उपस्थित है, बाकी सारे कोशिकांग गायब हो जाते हैं, गोल्जी काय, तारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया, बस यही बचते हैं। समीपस्थ तारक काय कोशिका विभाजन के समय क्या बनाएगी, तरकु तंतु। कैसे, देखो जब इन दोनों का संलयन हो जाएगा तो क्या बनेगा, युग्मनज। युग्मनज एक ही तो कोशिका है, फिर एक कोशिका विभाजित होगी, तो उस समय जो गुणसूत्र है वो विपरीत ध्रुव की तरफ गमन करेंगे, तो गुणसूत्र विपरीत गमन करने पे जोड़ने का काम किसका होता है, तारक काय का होता है। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कोशिका विभाजन शायद, तो वहाँ ये सब बातें आपने पढ़ी, तो आई होप आपकी समझ में आ रही होगी। नहीं तो बता देंगे बाद में आपको, जब भी अपन को अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद में बता देंगे आपको, ठीक है। तो आई होप क्लियर है टॉपिक। अब देखो उन बच्चों के तो टॉपिक क्लियर है जिन्होंने पीछे की क्लासें पढ़ी हैं, और जिन्होंने पीछे क्लासें नहीं पढ़ी उनके क्लियर नहीं है। तो सभी बच्चे पीछे क्लासें साथ साथ में पढ़ते रहें ताकि टॉपिक क्लियर हो सके। ओके बच्चों, हमारी आज की क्लास इतनी ही थी।